गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को नियंत्रण एवं समन्वय बताने जा रहा हूँ। नियंत्रण और समन्वय जो चैप्टर है आपका बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, ठीक है। इसको देखिए, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नियंत्रण एवं समन्वय, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नियंत्रण और समन्वय क्या है। हमारे बॉडी को कंट्रोल करना, हमारे बॉडी को कंट्रोल करना नियंत्रण है, और बैलेंस करना, जो शरीर को बैलेंस करके रखना, वो समन्वय में आता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय में हम लोग देखेंगे जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। यहाँ पर बताया गया है कि जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। उदाहरण के लिए बताया गया है दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाती करती भैंस। जुगाती मतलब जो मुंह चलाती है, भैंस चलाते रहती है अपना डाइजेस्ट करने के लिए, खाने के बाद ऐसे ऐसे चलाती रहती है, उसको वहां पर जुगाती उसी चीज को बोला गया है। तो जीवों में सभी गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं होती है। उदाहरण के लिए दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाती करती भैंस आदि। इन गतियों को हम निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो गतियां हैं, ये गतियां एक जैसी नहीं होती हैं। इन गतियों को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरा होता है अनैच्छिक क्रियाएं, और तीसरा होता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? तो ऐच्छिक क्रियाएं का हम लोग समझते हैं कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे मस्तिष्क के अनुसार, जो हमारे इच्छा के अनुसार जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जो हमारे इच्छा के अनुसार जो कार्य किया जाता है, जिसमें हमारा मस्तिष्क का उसमें कार्य होता है, मस्तिष्क के अनुसार अपने काम करते हैं, तो वो आता है ऐच्छिक क्रियाएं में। जैसे कि कोई भी चीज पढ़ना चाह रहे हैं तो अपने मस्तिष्क के अनुसार पढ़ रहे हैं। कोई चीज को उठाना है तो हम अपने मर्जी से उठा रहे हैं। किसी चीज को नहीं पढ़ना है तो अपने मर्जी से नहीं पढ़ रहे हैं। कोई कार्य करना है तो कार्य कर रहे हैं तो अपने मर्जी से कर रहे हैं, या नहीं मन है तो नहीं करेंगे। तो जो भी ऐच्छिक क्रियाएं में वो क्रियाएं आती हैं जो हमारा मस्तिष्क के अनुसार, जो हम लोग चाहते हैं कि ये कार्य करेंगे, और जो कार्य करेंगे वो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं करेंगे। तो ऐच्छिक क्रियाएं क्या होता है? वॉलंटरी एक्शन। और इन अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन। इसमें क्या है कि यहाँ पर दिया गया, पहले देख लीजिए ऐच्छिक क्रियाएं में क्या है? लिखना, पढ़ना, चलना और फुसफुसाना। लिखेंगे तो अपने मर्जी से लिखेंगे, पढ़ना होगा तो अपने मर्जी से पढ़ेंगे, ठीक है। चलना होगा तो चलेंगे, चलना होगा तो चलेंगे, नहीं चलना होगा तो नहीं चलेंगे। तो ये अपना मर्जी है। इसमें क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार है, अपने मस्तिष्क के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें अपना अधिकार, मतलब अपना जैसे कि इच्छा के अनुसार होता है कि जो हम चाहेंगे उसके अनुसार होगा, वो ऐच्छिक क्रियाएं में आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ बोलना है, खेलना है, चलना है, फुसफुसाना, ये एग्जाम्पल दिया गया है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होता है? दिल का धड़कना, सांस लेना, पाचन क्रियाएं, हमारे शरीर में जो डाइजेस्ट हो रहा है, पाचन क्रियाएं होता है, दिल का धड़कना हो गया, ठीक है। और किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का छानने का काम होता है। तो हम वो चाहते, हमारी मर्जी से वो तो होता नहीं है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक अपनी मर्जी से चलता है, वो हमारी मर्जी के अनुसार वो नहीं होता है। जैसे अभी हम कहें कि एक दिल जो धड़क रहा है बंद हो जाओ, क्या तुम्हारे कहने से दिल धड़कना बंद हो जाएगा? सांस लेना कुछ देर तक रोकोगे, लेकिन सांस हमेशा के लिए नहीं रोक सकते हो। जो अंदर का पाचन क्रिया हो रहा है, पचने का कार्य होता है, तुम उसको कह दो लीवर को, ए लीवर पचाना बंद कर दो, तो क्या वो पचाना बंद कर देगा? नहीं हो सकता है। जैसे कि किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कह दो कि ब्लड का छानना बंद कर दो, तो किडनी बंद कर देगा? तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। जो हमारे मर्जी, जिसपे हमारा मस्तिष्क का क्या होता है, जो मस्तिष्क का वो कंट्रोल नहीं होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क नहीं कर सकता है, जो ऑटोमेटिक होता है कि वो चलता ही है, क्रियाएं चलती रहती है ऑटोमेटिक, तो वो क्या होती है? अनैच्छिक क्रियाएं में आती हैं, जिसमें मेरा इच्छा नहीं रहता, मेरे इच्छा के अनुसार वो नहीं चलती है, क्रियाएं नहीं होती है, ठीक है। जो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं उनको बोला गया अनैच्छिक क्रिया। जैसे दिल का धड़कना, खाना का पचना, श्वसन, ये आदि हो गया, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या हो गया? तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है कि इसको बोला जाता है प्रतिवर्ती क्रिया, कि अचानक से उछलकर बस से के सामने से हट जाना,
कुछ चुभने पर अचानक से प्रतिक्रिया देना, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं कि वो क्रियाएं क्या होती हैं कि अचानक होती हैं। कोई भी ऐसा चीजें हैं जैसे अचानक में तुमको सुई चुभो दिया जाए तो अचानक से तुम रिएक्शन करोगे, उसके प्रति कार्य करोगे। तो प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है कि ब्रेन के पास ये सूचना नहीं जाता है। ये प्रतिवर्ती क्रिया का कार्य करता है अपना स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु होता है, वो प्रतिवर्ती क्रिया को कार्य करता है, जिसमें ब्रेन के पास ब्रेन की इसमें भूमिका नहीं रहता। महत्वपूर्ण भूमिका इसमें मेरु रज्जु का होता है, स्पाइनल कॉर्ड का, कि ये ब्रेन के पास सूचना जाने से पहले ये मेरु रज्जु ही इसका कार्य कर देता प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब हो गया कोई गर्म चीज को हम लोग छू रहे हैं, कोई भी चीज को छू रहे हैं तो छूने के बाद तुरंत रिएक्शन करेंगे उसके प्रति, तुरंत रिएक्शन करेंगे तो ये कार्य हमारा मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क से जाने से पहले हमारा ये कार्य मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड कर देता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हो गया, अचानक में जो भी घटनाएं घटित होती है तो उसके प्रति जो रिएक्शन करते हैं हम लोग, कार्य करते हैं, तो वो आ जाता है प्रतिवर्ती क्रिया में। तो गर्म चीज का छूने पर हाथ का हटाना हो गया, या सुई को चुभोने पर अचानक झटका देना, सामने से कोई गाड़ी आया, अचानक सामने से गाड़ी आया, तुरंत अपने आप को बचाना, ये सभी चीजें क्या आता है प्रतिवर्ती क्रियाएं में आती है। तो इसमें प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क के पास ये सूचना जाने से पहले ये स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु ये एक्शन कर देता है, जो मेरु रज्जु के कंट्रोल में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया प्रतिवर्ती क्रिया अचानक से उछलकर बस के सामने से हट जाना, कुछ चुभोने पर अचानक से प्रतिक्रिया देना, किसी गर्म चीज को हाथ लगने पर अचानक से हटा लेना। तो ये आपका एग्जांपल हो गया प्रतिवर्ती क्रिया का। ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया समझेंगे कि उद्दीपन और अनुक्रिया क्या है। तो उद्दीपन को समझेंगे कि उद्दीपन हमारे वातावरण में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, उद्दीपन का डिफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, पूछ देंगे उद्दीपन किसे कहते हैं। तो उद्दीपन कहा जाता है हमारे वातावरण में जो भी घटनाएं घटित हो रही है तो उसको हम लोग उद्दीपन कहेंगे। जो भी वातावरण में हमारी घटनाएं घटित हो रही है तो उसी को उद्दीपन कहेंगे। अनुक्रिया क्या होगा कि जो भी हमारे वातावरण में घटनाएं घटित हो रही है तो उस घटनाओं के प्रति जो हम लोग रिएक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसको बोला जाता है अनुक्रिया। क्या बोला जाता है, अनुक्रिया। जो भी वातावरण में, जैसे धूप, वातावरण में टेम्परेचर ज्यादा है, धूप ज्यादा हो रहा है, तो धूप में हम जाएंगे तो धूप में हमारे त्वचा पर जब टेम्परेचर पड़ेगा तो हम उसके प्रति क्रिया करेंगे। तो क्रिया क्या करेंगे कि वहां से हटकर या तो छाए में चले जाएंगे, वहां से हट के छाए में चले जाएंगे। तो ये छाए में जाना क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया उस धूप के प्रति। फिर क्या हो गया कि ठंड का लगना, मौसम, क्लाइमेट क्या है कि ज्यादा ठंड का मौसम है तो ठंड का मौसम हो गया, वातावरण में ज्यादा ठंड का मौसम है तो उसके प्रति जो ठंड हमारे शरीर पर पड़ेगा, ज्यादा त्वचा पर पड़ेगा तो हमको ठंड लगेगा, तो उसके प्रति हम लोग अनुक्रिया क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, या बॉडी में जैकेट पहनेंगे, अपने शरीर में जैकेट पहनेंगे, उस जैकेट पहनकर उसको क्या करेंगे हम लोग कि उसको अपने शरीर को सेफ्टी बचाएंगे। जैकेट पहनेंगे या शाल को ओढ़ेंगे तो उसके प्रति जो जैकेट पहनना, शाल ओढ़ना, वो क्या है, हमारे अनुक्रिया है। ठीक है, तो ये चीजें अनुक्रिया हो गया। अब और भी इसका एग्जांपल हो सकता है कि और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी चीज अगर अनुक्रिया, उद्दीपन हमारे वातावरण में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो बहुत सारी घटनाएं जैसे चूहे को देखकर बिल्ली का झपटना, तो चूहे का देखकर बिल्ली जो झपट रही है, तो चूहे का देखकर जो बिल्ली को झपट रही है वो अनुक्रिया हो गया। तो जो भी वातावरण में घटनाएं घटित होती है तो उसके प्रति जो हम लोग कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनुक्रिया। यहाँ पर दिया गया, आपको समझाया गया है कि उद्दीपन और अनुक्रिया, कि एक उद्दीपन एक घटना है जिसके कारण एक जीव प्रतिक्रिया करता है, जबकि एक प्रतिक्रिया एक उद्दीपन के जीव की अनुक्रिया है। मतलब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कोई भी वातावरण में घटना घटित हो रही है तो उसके प्रति हम लोग जो रिएक्शन करते हैं तो वही हमारा, जैसे कोई भी अगर चीज है वातावरण में, हवा का चलना हो गया, धूप का आना हो गया, ठंड का मौसम हो गया, या कोई बारिश का हो गया, बारिश ही हो रहा है, अपने वातावरण में बारिश का मौसम हो गया तो बारिश का मौसम हो रहा है तो उससे बचाव करने के लिए आप लोग क्या अनुक्रिया कर सकते हैं, छाता लगाएंगे, अम्ब्रेला लगाएंगे, उससे बचेंगे या घर के अंदर चले जाएंगे, वो अनुक्रिया करेंगे। तो जो भी वातावरण में घटित होती है घटना तो उसके प्रति अपना जो बचाव करते हैं तो वो हो जाता है अनुक्रिया। ठीक है, तो और भी चीजें एग्जाम्पल में है यहाँ पर कि सूर्य के अधिक प्रकाश में, जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा तो सूर्य के प्रकाश के तरफ हम लोग ज्यादा देर नहीं देख सकते हैं। सूर्य का प्रकाश जब हमारे आंखों में पड़ेगा तो जब आंखों में पड़ेगा तो वो सूर्य का प्रकाश जो होना, ये क्या है,
ये उद्दीपन है, ये घटना, सूर्य का प्रकाश का होना एक घटना है। अब उसको हम आंखों से देख रहे हैं तो ज्यादा देर तक नहीं देख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को देखकर अपने आंखों को बंद कर लेना, तो उसके प्रति जो हम लोग आंखों को बंद किए तो क्या हो गया, हमारा अनुक्रिया हो गया। गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का हटा रहे हैं तो वस्तु गर्म है। अब गर्म चीज को हम लोग छू रहे हैं तो गर्म चीज के प्रति हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं, हाथ को हटा रहे हैं, तो हमारा अनुक्रिया में आ जाएगा। चूहे को देखते बिल्ली को झपट्टा मारना, ये भी अनुक्रिया है। ठीक है, हमारे शरीर में बाह्य वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। जैसे अब देखिए क्या यहाँ कह रहा है, हमारे वातावरण में विशेष प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो हमारे वातावरण में चारों तरफ बहुत सारी घटनाएं हो रही है। हवा बहना, ठंड लगना, बारिश होना, धूप का होना, बहुत सारे घटनाएं हमारे वातावरण के अंदर हो रही है, बहुत सारे। तो उन वातावरण में घटनाओं को देखो, यहाँ पर बोला गया उन वातावरण में घटनाओं को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। हमारे शरीर में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं, ग्राही अंग पाया जाता है। क्या होता है, जैसे हमारे शरीर को इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना है हमारे ब्रेन पर जाने के लिए, हमारे ब्रेन या मेरुरज्जु के पास हमारा सूचना को जाने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे ग्राही अंग होते हैं। जैसे नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, जीभ हो गया, ये क्या है, त्वचा हो गया, ये सब हमारा क्या है, ग्राही अंग है। जो हमारे वातावरण में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं तो उनको सूचनाओं को ये ग्राही अंग ही पहले, उस ग्राही अंग ही क्या करते हैं, उसको वो कैप्चर करते हैं, लेते हैं। उस ग्राही अंग ही उसको क्या करते हैं, सबसे पहले वो उसको क्या करते हैं, उस चीज को मतलब पहले ग्राही अंग के पास ही वो सूचना पहले आता है। वो ग्राही अंग क्या तंत्रिका तंत्र को सूचना देते हैं। तो जो भी हमारे वातावरण के अंदर घटनाएं हो रही हैं तो उन घटनाओं को क्या करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, घटनाओं को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे ग्राही अंग होते हैं। जैसे नाक, कान, आँख, मुंह, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, ये सब क्या है, ग्राही अंग। तो हमारे वातावरण में अगर घटना हो रही, आवाज आ रहा है, कोई साउंड कर रहा है वातावरण के अंदर, कोई चिल्ला रहा, साउंड कर रहा है, तो उसको हमारा कौन सा ग्राही अंग क्या करेगा, पहले ग्रहण करेगा, कान। कौन सा करेगा, कान। कान ग्राही अंग जो है, ये कान सुनने के लिए ये मदद करेगा। ग्राही अंग कान पहले ग्रहण करेगा, ये कान क्या करेगा, तंत्रिका तंत्र को सूचना देगा, तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र को सूचना देगा। ऐसे करते करते तंत्रिकाओं से सूचनाएं मेरुरज्जु से होते हुए, हमारे रीढ़ की हड्डी से मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये सूचना ब्रेन तक जाती है। ठीक है, अगर कोई हमारे वातावरण में कोई चीज मर गया तो उसका स्मेल, गंध है, वो सूचना सबसे पहले ग्रहण कौन करती है, तो हमारा नाक करता है। क्या होता है, गंध का नाक करता है, नाक करता है, नाक ग्राही अंग है, वो सूचना तंत्रिका तंत्र को देता है, तंत्रिका तंत्र दूसरे तंत्रिका तंत्र को देता है, वो तीसरे तंत्रिका तंत्र को देता है। हमारे शरीर के अंदर पूरे तंत्रिकाओं का जाल है, चारों तरफ तंत्रिकाओं का जाल है। एक सूचना तंत्रिका तंत्र दूसरे को देती है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथा, ऐसे करते ये सूचना हमारे स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से होते हुए ब्रेन के पास सूचना जाता है, ये संकेत जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि कान अगर है तो सुनने का काम करता है, सुनकर दूसरे न्यूरॉन्स को तंत्रिका तंत्र को देता है। अगर कोई स्मेल है, गंध है तो नाक बताता है। कोई जीभ, कोई खा रहे हो कोई चीज, खाना भोजन कर रहे हो तो उसका स्वाद का काम सबसे पहले जीभ देता है, जीभ दूसरे तंत्रिका तंत्र को देता है, फिर वो तीसरे तंत्रिका को देता है। फिर आँख है, ये हमारे देखने में काम देता है। जो आँख है प्रकाश ग्राही है, कोई चीज को क्या करता है, ये प्रकाश को ग्रहण करने का काम करता है। क्या करता है, ध्वनि, ये देखने का काम करता है। जो प्रकाश ग्राही आँख है तो कोई भी चीज देखने का काम करता है, तो ये सूचना देखने में मदद करता है आँख। जीभ क्या है, रस संवेदी, मतलब किसी चीज का रस का ये क्या करता है, स्वाद का ये बताता है, स्वाद के बारे में पता लगाता है। नाक बताई दिया कि घ्राण ग्राही, गंध का पता लगाता है। त्वचा क्या है, तो त्वचा हमारा क्या है, जो स्किन है ये हमको बताता क्या है, स्किन हमारा बताता है कि मौसम अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, ठंड का मौसम है कि गर्मी का मौसम है कि बारिश का मौसम है, तो ये त्वचा पर ही सबसे पड़ेगा। टेम्परेचर ज़्यादा तो शरीर के त्वचा पर टेम्परेचर पड़ेगा, तो शरीर के त्वचा क्या बताएगा, दूसरे न्यूरॉन्स को बताएगा, तंत्रिका तंत्र वो दूसरे न्यूरॉन्स को बताएगा। ऐसे करते करते सूचना ये बताएगा। तो त्वचा क्या करता है, उष्मा, टेम्परेचर ज़्यादा है या ठंड का मौसम ज़्यादा है या बारिश का मौसम है, तो जो भी ये
जो मौसम के बारे में, ठंड गर्म का मौसम ये त्वचा हमारा बताता है। तो ये त्वचा क्या करता है, सर्दी एवं गर्मी का पता लगाता है कि मौसम क्या, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो सबसे पहले त्वचा पर पड़ेगा, त्वचा दूसरे तंत्रिका तंत्र को बताएगा और तीसरे तंत्रिका तंत्र को बताएगा। ऐसे कि मौसम ठंडा कि गर्म है तो हमको धूप किसमें, घर में अंदर जाना चाहिए, छाए में जाना चाहिए, पंखे पर बैठना चाहिए। अगर ठंडा का मौसम है तो हमको ये कहेगा कि जाओ साल पहनो। ये हमारा जो त्वचा जो है वो, अगर ठंड का मौसम ज्यादा है तो हमारे शरीर में ठंड लगेगा तो त्वचा ही सबसे पहले बताएगा, त्वचा बताएगा। ये ग्राही अंग है, ये दूसरे तंत्रिका तंत्र को बताएगा, फिर तीसरे तंत्रिका तंत्र को बताएगा। इस तरीके से मेरुरज्जु से होते हुए ब्रेन के पास सूचना जाएगा। जब ब्रेन के पास सूचना जाएगा तो ब्रेन कहेगा अरे भाई ठंड का मौसम ज्यादा है, जल्दी जाओ जैकेट पहनो, साल ओढ़ो, नहीं तो ठंड से लुढ़क जाओगे। गर्मी ज्यादा है तो गर्मी के लिए पहले सबसे पहले त्वचा बताएगा, ग्राही अंग है त्वचा, वो बताएगा दूसरे न्यूरॉन से, वो तीसरे न्यूरॉन से, ऐसे करते करते सूचना स्पाइनल कॉर्ड से होते ब्रेन के पास जाएगा। जब ब्रेन के पास सूचना जाएगा तो ब्रेन कहेगा कि जल्दी से धूप से हटो, नहीं तो त्वचा जल जाएगा, धूप से हटो, जाओ ठंडे जगहों पर बैठो या रूम के अंदर बैठो या पंखे के पास बैठो। तो ये सूचनाएं क्या होती हैं, कोई भी वातावरण के, मतलब इसका कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे वातावरण में बहुत सारी घटनाएं होते रहती हैं। ठंड का मौसम, बारिश का मौसम, ये टेम्परेचर, धूप का मौसम, बहुत सारे घटनाएं, पतझड़, ये सब हवा का मौसम, बहुत सारी घटनाएं हमारे वातावरण के अंदर हो रहा है। तो उन वातावरण को, जैसे आवाज आ रहा है कहीं पर साउंड आ रहा है, कहीं पर गंध हो रहा है, कहीं पर कुछ जैसे कोई चीज साउंड आ रहा है, जैसे मौसम का है, कोई मौसम है, आवाज आ रहा है, गंध आ रहा है, सभी चीज का हमारे वातावरण में घटनाएं घटित हो रही है। तीन घटनाओं को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, ग्राही अंग होता है। क्या होता है, ग्राही अंग होता है। वो सूचना न्यूरॉन्स को देते हैं, वो न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को देते हैं, ऐसे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये सूचना क्या होता है, ब्रेन के पास जाता है। फिर ब्रेन के पास जाता है तो हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यही आपको बताया गया कि हमारे शरीर में वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, प्रायः हमारे ज्ञान पाई जाती हैं, जिन्हें ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, जैसे आंख हो गया तो आंख प्रकाश ग्राही है, जो देखने के लिए होता है, कान है ध्वनि ग्राही है, जो ध्वनि को पता लगाता है, त्वचा है उष्माग्राही है, जो सर्दी और गर्मी का पता लगाता है, बाकी ये बता दिया, नाक है ग्राही है, जो गंध का पता लगाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपका, ये अभी ये आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, ये मतलब ये आपका जो नियंत्रण और समन्वय चैप्टर कहता क्या है, तो ये चीज आपका कॉन्सेप्ट है कि ये चीजें आपका चैप्टर में क्या चीजें हैं, वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, परिचय समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आगे देखिए, जंतु तंत्रिका तंत्र आता है, तो जंतु तंत्रिका तंत्र को एनिमल नर्वस सिस्टम बोला जाता है, एनिमल नर्वस सिस्टम। अब आगे देखिए, जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र एक जंतु के शरीर का एक हिस्सा है। जो जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है कि तंत्रिका तंत्र एक जंतु शरीर का हिस्सा है जो उसके व्यवहार का समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संकेतों को प्रसारित करता है। ये कशेरुकी जीवों के बीच में होता है। जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है, अब देखिए यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट जो है आपका स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपका सवाल बनते हैं 5 या 6 नंबर का आता है। तो जंतु तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या है कि तंत्रिका तंत्र का एक तंत्रिका तंत्र का एक जंतु शरीर का एक हिस्सा है जो एक उसके व्यवहार और समन्वय करता है और शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संकेतों को प्रसार। ये तंत्रिका तंत्र, जैसे कोई भी जीव जंतु है तो जीव जंतु के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है। क्या करता है, तंत्रिका तंत्र। जैसे अभी बताया कि हमारे शरीर में या जीव जंतु के शरीर में, पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल होता है। क्या होता है, पूरे जीव, जो भी जीव है, मनुष्य है, सभी के अंदर क्या होता है, तंत्रिकाओं का जाल होता है। वो तंत्रिका का काम क्या होता है कि संकेतों को, वातावरण में जो भी संकेत, जो भी घटनाएं घट रही हैं तो उनको ग्राही अंग बता दिया। ग्राही अंग जो है वो हमारे क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स को बता दिया तंत्रिका तंत्र, और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, जो संकेत है ब्रेन के पास जाता है। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का मतलब है कि तंत्रिका तंत्र क्या है कि हमारे जीव जंतु जो भी है, मानव हैं, तो उनके शरीर में तंत्रिकाओं का जाल होता है और ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं, हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को
ये तंत्रिकाएं क्या करती है, हमारे मस्तिष्क को सूचना देने के काम करती है। क्या करती हैं, हमारे शरीर को ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं, उसको सूचना प्रसारित मतलब सूचना देने का काम करती है। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं तो उनका सूचनाएं जो प्रसारित करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सूचनाएं पहुंचती हैं वो पहुंचाने का काम कौन करता है, यही तंत्रिका तंत्र करता है। तो ये इसका यहीं पर बताया गया है कि समन्वय करता है, शरीर के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में संकेतों को प्रसारित करता है। कशेरुकी जीवों में इसके दो मुख्य भाग होते हैं जिन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस बोला जाता है और परिधि तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब देखो कशेरुकी जीव मतलब यहाँ पर बोला गया है, कशेरुकी जीव वो होते हैं जिस जीव के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। क्या होती है, रीढ़ की हड्डी जिस जीव के होता है उसी को कशेरुकी जीव कहा जाता है। तो कशेरुकी जीवों में ये क्या होता है, जीवों में इनके दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है परिधि तंत्रिका तंत्र, इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो परिधि तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन सा आता है, तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। जो हमारे शरीर, मनुष्य के शरीर में पूरे तंत्रिकाओं का जाल होता है। ये तंत्रिकाएं क्या करती हैं, हमारे शरीर कोई भी सूचना होता है तो ये हमारे शरीर से होते हुए, मेरुरज्जु से होते हुए ब्रेन तक ये क्या करती हैं, तंत्रिकाएं सूचना पहुंचाने का काम करती है। तंत्रिकाओं का मुख्य भूमिका है कि जो भी सूचनाएं होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र दो भागों में बांटा गया है। एक किसमें कौन से जीवों में, कशेरुकी जीवों में। ठीक है, कशेरुकी जीवों में इसके दो मुख्य भाग होते हैं जिन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है और एक कहा जाता है परिधि तंत्रिका तंत्र। तो ये तंत्रिका तंत्र दो भागों में बांटा गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी दो भाग होता है। कौन सा होता है, यहाँ पर आ जाइए, जंतु तंत्रिका तंत्र है। इस जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में क्या होता है, ऐसा तंत्र जो शरीर का नियंत्रण करता है। क्या करता है कि जंतु तंत्रिका तंत्र क्या है, ऐसा तंत्र जो शरीर का क्या करता है, नियंत्रण करता है। और जंतु तंत्रिका तंत्र दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया जंतु तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, पहला मस्तिष्क होता है और दूसरा मेरुरज्जु। मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ये दो भाग मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और परिधि तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, इसके भी दो भाग होते हैं, कपाली तंत्रिकाएं और दूसरा होता है रीढ़ तंत्रिकाएं। ठीक है, तो ये देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मतलब ये ब्रेन और मेरुरज्जु मिलकर, ब्रेन हो गया और मेरुरज्जु मिलकर, ये दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, मेन हमारा यही मेन है केंद्रीय तंत्रिका। यहीं से सवाल आपका हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क ये दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब परिधि तंत्रिका तंत्र क्या है, तो परिधि तंत्रिका क्या है बता रहे हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र जो है, मेरुरज्जु जो है, ये मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से बहुत सारे तंत्रिकाएं निकली हुई है। यहाँ से मेरुरज्जु से बहुत सारी तंत्रिकाएं चारों तरफ शरीर में फैली हुई है, चारों तरफ शरीर में फैली हुई है, वही परिधि तंत्रिका तंत्र है। तो परिधि तंत्रिका तंत्र में कपाली तंत्रिकाएं आती हैं जो 12 जोड़ी ब्रेन से जुड़ी होती हैं। 12 जोड़ी ब्रेन के गर्दन से ऊपर वाला सिरा में 12 जोड़ियां होती हैं। और क्या होता है, रीढ़ की तंत्रिकाएं क्या होती हैं, रीढ़ से जुड़ी होती है, 31 तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, 31 जोड़ी रीढ़ में जुड़ी होती है, तंत्रिकाएं यहाँ से निकली होती है। अब 12 जोड़ी होती है कपाली तंत्रिका तंत्र होती है। ये दोनों मिलकर परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब तंत्रिका कोशिका, एक तंत्रिका कोशिका के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब इसके बारे में एक्सप्लेन आगे किया जाएगा पूरा स्पष्ट से। अभी मैं आपका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर यहाँ से तंत्रिका कोशिका चालू हो जाता है। तंत्रिका कोशिका क्या है, इसको बोला जाता है न्यूरॉन्स बोला जाता है या नर्व सेल बोला जाता है, नर्व सेल। ठीक है, यहाँ न्यूरॉन याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका है ना, न्यूरॉन सेल जो होता है ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यही चीज हमारा मेन है शरीर में। जो भी सूचनाएं प्रसारित हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो यही तंत्रिका कोशिका ये सूचनाओं को प्रसारित करती है। तो इसके बारे में जान जाते हैं कि है क्या। तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका के बारे में जानिए।
कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब ये इसी तंत्रिका कोशिका जो है संरचनात्मक मतलब इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कार्यात्मक मतलब ये कार्य करने मतलब इसी चीज से इसकी संरचना और कार्यात्मक इसका मेन इकाई है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिका का बना होता है। जो भी मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र है वो किससे बना होता है? यहाँ पर बताया गया मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिका की कोशिकाओं से बना होता है और तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो कौन सा होता है? यही तंत्रिका तंत्र होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन सभी कोशिकाओं से सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो ही होती है तंत्रिका तंत्र होती है। ये आपका फिगर यहाँ बनाया हुआ ये तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि ये तंत्रिका तंत्र शरीर के सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, और इसका क्या ये तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संचरण हेतु अनुकूलित रखती है ना। जैसे कि यही तंत्रिका तंत्र जो वातावरण में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं तो उनको सुनकर हमारा ग्राही अंग पहले ग्रहण करता है। ग्राही अंग किसको बताता है? इसी को बताता है। किसको बताता है? इसको बता। अब इसके पीछे एक और तंत्रिका तंत्र जस्ट इसके पीछे रहता है, फिर उसके पीछे एक और रहता है। तो ये सूचना विद्युत आवेग के रूप में एक दूसरे से क्या होता है? सूचना को प्रसारित किया जाता है। विद्युत आवेग के रूप में एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका को, दूसरे तंत्रिका तीसरे तंत्रिका को ऐसे होते हुए स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से होते हुए ब्रेन के पास सूचना जाता है। ठीक है, तो ये सूचनाओं के यहाँ पे यही बताया गया है कि तंत्रिका कोशिका तंत्र की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, ये मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का ही बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं से बना रहता है, इसलिए इसको बोला गया संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला गया। ठीक है, जैसे कि वो उसी चीज का बना हो। ठीक, अब क्या है? तंत्रिका तंत्र शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक यहाँ पर छूट गया। तंत्रिका कोशिका शरीर के सर्वाधिक लंबी कोशिकाएं होती है, बता दिया गया। ये तंत्रिका आवेग को ग्रहण करती है। आवेग मतलब जो सूचना है उस सूचना को ग्रहण करके क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, उसको पहुंचाने का काम करती है। अब यहाँ पर तंत्रिका तंत्र तीन भागों से मिलकर बना होता है। तंत्रिका तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा भाग है? तो पहला आपका भाग है कोशिका काय, दूसरा आपका भाग है ध्रुविका डेंड्रॉन और तीसरा भाग है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन। ये एक्सॉन बोला जाता है इंग्लिश में, तंत्रिकाक्ष को एक्सॉन बोला जाता है, ध्रुविका को इंग्लिश में डेंड्रॉन बोला जाता है, डेंड्रॉन। और ये कोशिका मतलब ये 3 भाग से मिलकर तंत्रिका तंत्र बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र का 3 जो भाग होता है वो बना होता है। तो आप इसको हम समझा दे रहे हैं, इसको देखिए कि ये जो भाग है इधर ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है जो रेशा जैसे संरचना निकला हुआ है, ऐसे रेशा जैसे संरचना निकला इसको बोला जाता है ध्रुविका। क्या बोला जाता है? ध्रुविका। ये जो रेशेदार संरचना निकला है इसको बोला जाता है ध्रुविका। और ये ध्रुविका और ये जो स्टार जैसे संरचना बना है इसको बीच में ऐसे स्टार जैसे संरचना ये बना हुआ है तो इसको बोला जाता है कोशिका काय। क्या बोला जाता है? कोशिका काय। जो रेशेदार संरचना होता है इसको ध्रुविका बोला जाता है और ये स्टार जैसे संरचना बड़ा सा संरचना बना है तो इसको बोला जाता है कोशिका काय, सेल बॉडी। क्या बोला जाता है? सेल बॉडी। ये जो रेशेदार संरचना है इसको डेंड्रॉन बोला जाता है, ध्रुविका को इंग्लिश में डेंड्रॉन बोला जाता है। बीच में गोलाकार संरचना है तो ये क्या है? केंद्रक। क्या हुआ? केंद्रक है ना। तो ये केंद्रक है और ये स्टार अब बीच में इसके जो अंदर द्रव्य या लिक्विड तो उसको बोला जाता है क्या है? कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। इसमें कुछ कण भी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है तो इतना नहीं जानना हमको। इसमें निस्नल कण भी होता है अंदर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। फिलहाल अभी ये ध्रुविका जानना है। कोशिका काय होता है? कोशिका काय के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक जो स्टार जैसा संरचना है उसके अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य है। ये जो बनाया गया कोशिका द्रव्य है। अब यहाँ पर पतली जैसे संरचना जो गया, पतली जैसे संरचना गया पतला, ये लंबा जैसे संरचना सीधा गया है उसको बोला जाता है तंत्रिकाक्ष। क्या बोला जाता है? तंत्रिकाक्ष। उसको एक्सॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सॉन। तंत्रिकाक्ष इंग्लिश में बोला जाता है एक्सॉन। और जो ये मांस जैसे संरचना है तंत्रिका के ऊपर इसको बोला जाता है माइलिन शीट का आवरण। क्या बोला जाता है? मांस है, मांस का एक आवरण है। ये एक्सॉन जो है तंत्रिकाक्ष, ये तंत्रिकाक्ष जो एक्सॉन पतली जैसे संरचना है ना इसमें मांस ये उठा हुआ संरचना जो बनाया गया ये क्या है?
मांस है, मांस का टुकड़ा उस पे है तो उसको बोला जाता है माइलिन शीथ का आवरण, ठीक है। और इस मांस के दोनों के बीच में देखो गैप बना हुआ है, जो गैप बना हुआ है बीच बीच में गैप उसको बोला जाता है, उस गैप को क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है। दोनों मांसों के बीच में जो गैप है उसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। अब ये यहाँ पर बोला जाता है ये तो मांस का माइलिन शीथ का आवरण हो गया। और जो लास्ट वाला सिरा जो होता है, लास्ट वाला सिरा होता है उसको तंत्रिका का अंतिम सिरा है जो लास्ट वाला है। और इस लास्ट के बीच में जो दो तंत्रिका, ऐसे हजारों तंत्रिका है तुम्हारे शरीर में, बहुत सारे न्यूरॉन्स है तुम्हारे शरीर में। तो इस तंत्रिका और एक और इसके पीछे जस्ट तंत्रिका होगा, तो उस तंत्रिकाओं के बीच में क्या होता है, सिनेप्स होता है। क्या होता है, सिनेप्स, जिसको अंतर्ग्रथन बोला जाता है, सिनेप्स होता है। वहीं से विद्युत रसायन के रूप में, विद्युत आवेग के रूप में सूचना जाता है। और यहाँ पर इस सिनेप्स के पास क्या होता है, पदार्थ होता है, वो पदार्थ के रूप में यहाँ सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिनेप्स से होकर जाता है, सूचनाओं को पहुंचता है। तो बहुत जगह बहुत बार पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दो तंत्रिकाओं के बीच में क्या होता है, तो सिनेप्स होता है, रिक्त स्थान होता है। सिनेप्स जो होता है उसको बोला जाता है दो तंत्रिकाओं के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया पहला कि ध्रुमिका या डेंड्रॉन। अब ध्रुमिका एंड डेंड्रॉन में आप क्या लिखेंगे, तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये ध्रुमिका और डेंड्रॉन में अगर ये हर साल आपका 6 नंबर में सवाल पूछा जाता है, ये हर साल 6 नंबर में आपका सवाल पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। तो अब तंत्रिका तंत्र बता दिया गया, तो ध्रुमिका के बारे में क्या लिखोगे। पहला तो ये 3 भाग हो गया, ध्रुमिका या डेंड्रॉन। तो ध्रुमिका के बारे में क्या लिखोगे, ध्रुमिका के बारे में ये लिखना है कि जो बाहर में वातावरण में जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो हमारे ग्राही अंग उस घटनाओं को ग्रहण करता है। सबसे पहले वातावरण के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उनको सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, हमारे ग्राही अंग, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, ये ग्राही अंग एक्सेप्ट कर देते। अब वो ग्राही अंग सूचना किसको देते हैं, तो डेंड्रॉन को। किसको, ये डेंड्रॉन को देते हैं, ध्रुमिका को। ध्रुमिका में चला गया सूचना, और ध्रुमिका किसको सूचना देगा, कोशिका काय को। किसको, ध्रुमिका देगा, ये स्टार जैसा संरचना है, कोशिका काय को। ध्रुमिका किसको सूचना देगा, कोशिका काय को। अब कोशिका काय में जब आएगा तो विद्युत आवेग के रूप में सूचना कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी सूचना था वो विद्युत आवेग के रूप में इस कोशिका काय में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कोशिका काय से सूचना किस में जाएगा, तंत्रिकाक्ष में जाएगा, लंबी वाला संरचना में। पहले सूचना किसके में आया, डेंड्रॉन में, इस पतली जैसे रेशेदार संरचना में आया। संवेदी अंग जो तुम्हारा ग्राही अंग है वो सूचना किसको देगा, डेंड्रॉन को, ध्रुमिका को। ध्रुमिका किसको देगा सूचना, कोशिका काय को, सेल बॉडी जो अंदर वाला बॉडी है उसमें सूचना आया, तो वो सूचना विद्युत आवेग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो विद्युत आवेग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सूचना कोशिका काय किसको देगा, ले जाएगा सूचना तंत्रिकाक्ष को, लंबी वाला संरचना में। तो ये माइलिन शीथ का आवरण ऊपर वाला इसे मतलब उसके ऊपर त्वचा है, ये सूचना कोशिका काय किसको दिया, तंत्रिकाक्ष को। तंत्रिकाक्ष से सूचना होते हुए विद्युत आवेग के रूप में किसके पास जाएगा, कि तंत्रिका का अंतिम सिरा पर पहुंच जाएगा। इस तंत्रिका के अंतिम सिरा पर जाकर वो सूचना जो है वो क्या हो जाएगा, इसके पीछे एक और होगा तंत्रिका, वो तंत्रिका दूसरे तंत्रिका को सूचना देगा। उस बीच में सिनेप्स होता है, उस सिनेप्स के द्वारा सूचना एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिकाओं पर सूचना पहुंचता है, ठीक है। विद्युत रसायन के रूप में सूचना पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पर एक रसायन होता है, यहाँ से एक रसायन का निर्माण होता है, वो सिनेप्स के द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है ध्रुमिका या डेंड्रॉन। दूसरा कोशिका काय बता दिया, तीसरा तंत्रिकाक्ष या एक्सल। तो ध्रुमिका में लिखिएगा हेडिंग के कि जो भी वातावरण में घटनाएं घटित हो रही हैं, तो सबसे पहले सूचना कौन ग्रहण करता है, ध्रुमिका। जो भी वातावरण में घटनाएं घटित हो रही है, तो सबसे पहले ग्राही अंग किसको सूचना देता है, ध्रुमिका को। ध्रुमिका सूचना लेकर किसको देता है, कोशिका काय को। कोशिका काय सूचना को क्या कर देता है, विद्युत आवेग के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और विद्युत आवेग से वो सूचना किसमें जाता है, तंत्रिकाक्ष में। तंत्रिकाक्ष से सूचना एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से सूचना विद्युत, यहाँ पर एक विद्युत पदार्थ का निर्माण होता है, वो पदार्थ फिर दूसरे न्यूरॉन्स में जाता है, दूसरे न्यूरॉन्स में जाकर वो तीसरे में जाता है। ऐसे सूचना शरीर से एक दूसरे से होते हुए न्यूरॉन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन के पास सूचना पहुंच जाता है, ठीक। तो ये हो गया। तंत्रिका कोशिका के 3 प्रकार होते हैं, कोशिका
तंत्रिका कोशिकाओं के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, पहला संवेदी कोशिका तंत्रिका। संवेदी कोशिका तंत्रिका क्या हो गया? तंत्रिका कोशिकाओं 3 प्रकार की होती है। पहला संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, इसको बोला जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, इसका काम क्या है? जो भी सूचनाएं तुम्हारे न्यूरॉन्स के पास पहुंच रही हैं, तो सूचनाएं क्या करती है? ये संवेदी तंत्रिकाएं क्या करती है? जो सूचनाएं तुमको मिली हैं, तो वो सूचनाएं को क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान से होते हुए, न्यूरॉन्स होते हुए ब्रेन के पास ये संवेदी सूचनाएं क्या है? आपका संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं का काम क्या? सूचना जो तुमको मिला है तुम्हारे तंत्रिका को, न्यूरॉन्स को, वो क्या करता है? ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। ये क्या करता है? संवेदी तंत्रिकाएं ये ब्रेन तक सूचना को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यहीं पर लिखा गया है कि ये आवेगों को संवेदी ग्राही, जो संवेदी ग्राही नाक कान आंख से जो सूचना मिला है, उस सूचना को क्या करता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से होते हुए ब्रेन तक पहुंचाता है। संवेदी तंत्रिकाएं ब्रेन तक सूचना पहुंचाता है। दूसरा क्या है? प्रेरक तंत्रिकाएं कोशिकाएं। प्रेरक तंत्रिकाएं कोशिकाएं, मोटर न्यूरॉन्स, ये क्या है? प्रेरक तंत्रिकाएं कोशिकाएं। मतलब उधर से जो ब्रेन के पास सूचना पहुंचा दिया, तो ब्रेन से भी सूचना आना चाहिए ना, ब्रेन से भी सूचना आना चाहिए कोशिकाओं के पास। मैं मान लो सपोज दैट कोई गर्म चीज को छुआ, तो गर्म चीज को छुआ, तो गर्म चीज को छूने पर सबसे पहले हमारा त्वचा बताया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन त्वचा दिया दूसरे न्यूरॉन्स को, वो तंत्रिका को, फिर वही न्यूरॉन्स बोला जाता है इंग्लिश में कि गर्म चीज को छुआ, त्वचा बताया, ग्राह्य न्यूरॉन्स को, वो न्यूरॉन्स दूसरे को बताया, वो दूसरे विद्युत आवेग करंट के रूप में सूचना जा रहा है। इतना तेजी से सूचना ब्रेन के पास जाता है, सोचो कितना स्पीड होगा उसका, बहुत तेज स्पीड रहता है। तो दूसरे न्यूरॉन्स तीसरे न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, सूचना मेरुरज्जु से होते हुए सूचना कहाँ जाता है? ब्रेन पर पास। तो ये ले जाने का काम कौन करता है? संवेदी तंत्रिकाएं ले जाता है कोशिका। फिर वहां ब्रेन के पास गया, तो ब्रेन कहेगा ना, रे भाई जल्दी से हाथ हटाओ, नहीं तो जल जाएगा, सूचना जाएगा। तो ये तो मेरुरज्जु कर देता है। गर्म जो चीज होता है, अचानक जो घटना होता है, तो मेरुरज्जु ही कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पास सूचना जाने से पहले यही कर देता है। लेकिन कोई ऐसा काम जो कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो देख रहे हो जब प्रकाश पड़ रहा है या कोई ठंड लग रहा है, तो त्वचा बताया, जैसे आंख बताया प्रकाश ग्राही है, नाक गंध आ रहा है तो नाक बताएगा। तो ये सूचना पहुंचने के लिए ब्रेन के पास ले जाने का काम कौन करता है? संवेदी। और जब ब्रेन के पास जाएगा, तो गंध आ रहा, मान लो सपोज दैट वातावरण में, तो गंध से हटोगे कब? जब ब्रेन कहेगा रे भाई यहाँ कुछ गंध हो रहा है, हटो जल्दी से, तब ब्रेन के पास सूचना गया। तब फिर वहां से सूचना किसके पास आता है? कोशिकाओं के पास। किसके पास आता है? तुम्हारे पास। फिर सूचना लाने का काम कौन करता है? तब प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। सूचना ब्रेन के पास गया, फिर ब्रेन से तुम रिएक्शन करोगे, तो फिर कोशिका ब्रेन के पास सूचना लाने का काम कौन करता है? तब प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचना लाने का काम करता है, फिर तब रिएक्शन करते हो। फिर संयोजित तंत्रिका कोशिकाएं क्या है? कनेक्टिंग नर्वस, मतलब ये क्या करता है? दोनों को जोड़ने का काम करता है। प्रेरक तंत्रिकाएं और संवेदी तंत्रिकाओं के बीच में रहता है, दोनों को जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, आगे क्या है? संरचना के आधार पर न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है संरचना के आधार पर, ये है, ये बताया गया तुम्हारा, ये संरचना के आधार पर नहीं है, ये कार्य है। कार्य के आधार पर न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं, कार्य करने के आधार पर। संरचना के आधार पर न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। पहला बहुध्रुवी न्यूरॉन, इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन बोला जाता है। द्विध्रुवी न्यूरॉन, इसको बाइपोलर न्यूरॉन बोला जाता है। एक ध्रुवी न्यूरॉन, इसको यूनिपोलर न्यूरॉन बोला जाता है। अब इसमें समझ जाओ कि संरचना के आधार पर बहुध्रुवी न्यूरॉन किसे कहते हैं? ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक तंत्रिकाक्ष हो, क्या हो? एक तंत्रिकाक्ष हो, ये एक तंत्रिकाक्ष लंबा वाला हो, और कोशिका का एक हो, और इसके अंदर डेंड्रॉन कितना हो? ये ध्रुमिका कितना हो? बहुत सारे हो। क्या हो? ध्रुमिका जब बहुत सारे हो, अनेक डेंड्रॉन हो, कोशिका का एक हो, और तंत्रिकाक्ष भी एक हो, तो उसमें क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है बहुध्रुवी न्यूरॉन बोला जाता है। द्विध्रुवी न्यूरॉन में क्या कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि द्विध्रुवी न्यूरॉन में क्या होता है कि जिसमें डेंड्रॉन एक होगा, क्या होगा? ध्रुमिका एक ही होगा, और एक ही कोशिका का होगा, एक ही तंत्रिकाक्ष होगा। और इसमें एक ध्रुवी न्यूरॉन में क्या होता है कि ये इसमें डेंड्रॉन नहीं होगा, सिर्फ तंत्रिकाक्ष होगा और कोशिका काय होगा। ये एक ध्रुवी न्यूरॉन, इसमें ये चीज है। तो ये उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन इसके बारे में भी जानो। बहुध्रुवी न्यूरॉन मतलब एक कोशिका काय होगा, तंत्रिकाक्ष होगा, उसमें डेंड्रॉन बहुत सारे होंगे। द्विध्रुवी न्यूरॉन होगा, इसमें एक डेंड्रॉन होगा, बाकी सब एक तंत्रिकाक्ष होगा और कोशिका काय होगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये संरचना के आधार पे है, और वो आपका तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। ठीक,
तो ये आपका रहेगा। इसके बाद अगला मस्तिष्क के बारे में बताया जाएगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ नहीं समझ में आया उसके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।